बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 13 फरवरी 2024 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। अगर आज के हम प्रमुख समाचार पे गौर करें तो पहला जो मुद्दा है जो सभी न्यूज़पेपर पे है वह है कि किसानों का विरोध प्रदर्शन, और इसे कहा जा रहा है किसानों का विरोध प्रदर्शन 2.0, यानी ये दूसरा संस्करण है। इसके पहले 2021 में प्रदर्शन हो चुका है, उसको पहला संस्करण माना जा रहा है। उसके बाद ये उसी तरह का जो है दूसरा विरोध प्रदर्शन, मतलब किसानों के विरोध प्रदर्शन का दूसरा संस्करण इसको लोग कह रहे हैं। और इसमें हम समझेंगे कि किसान जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्या मांग कर रहे हैं पहले से, और इसमें क्या अंतर है। और मेनली हम यहाँ फोकस ये रहेंगे कि देखिए न्यूज़पेपर में तो बहुत सारे डायमेंशन रहते हैं, हम यहाँ फोकस रहेंगे कि किसानों की क्या मांग है और उसमें जो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और साथ ही में जो है मतलब अब तक क्या प्रतिक्रिया है, और जो मेन मांग है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जहाँ तक दूसरा समाचार है वह है कि एक कल जो है 12 फरवरी को जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आप लोग नाम सुने ही होंगे, वह एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्रकाशित करता है। और इस साल अपने सम्मेलन के दौरान ही उसने जो है महिलाओं के विकास को लेकर जो है एक ग्लोबल अलायंस बनाया है जिसमें भारत का भी प्रमुख भूमिका है। तो उस अलायंस जो है महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर जो ग्लोबल अलायंस बना है, ग्लोबल अलायंस फॉर ह्यूमन हेल्थ, उसमें मेन उसका उद्देश्य है कि महिलाओं के स्वास्थ्य में लैंगिक अंतर जो है उसको कम करना है। ठीक है। महिलाओं में स्वास्थ्य में लैंगिक अंतर का असर है कि स्वास्थ्य तक पहुंच में महिला और पुरुष की जो अंतर है, यानी पुरुषों तक कितना स्वास्थ्य का पहुंच है, महिलाओं तक कितना स्वास्थ्य का पहुंच है, इसके अंतर को लैंगिक अंतर या जेंडर गैप कहते हैं। ठीक है। इसको दूर करने के लिए कुछ उसने 2-3 सुझाव बताए हैं, इनोवेशन बताए हैं अब उसमें उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। और तीसरा जो हमारा समाचार है वह है कि हमारी यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम जो है इंटरफेस उसको कहते हो यूपीआई, जो हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रमुख अंग है, उसे कल जो है प्रधानमंत्री जी ने श्रीलंका और मॉरिशस के लिए लॉन्च किया है। मॉरिशस में तो यूपीआई के साथ रुपे कार्ड को भी, रुपे डेबिट कार्ड जो हमारा है उसको भी लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे कि क्या मामला है, उससे क्या फ़ायदा होगा दोनों देशों को, और हमारा जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़ावा देना है उसके पीछे वजह क्या है। ठीक है। आइए चलिए देखते हैं किसानों का विरोध प्रदर्शन 2.0। देखिए किसान जो है भारत में कहें या सभी विकासशील देशों में कहें या इवन दैट विकसित देशों में भी कहें, आप देखेंगे कि इस समय कुछ दिन पहले ही ये मामला था कि जर्मनी में और कई सारे देशों में किसान अपने ट्रैक्टर्स लेके जो है पूरे राजधानी को घेर लिए हैं। ऐसा पहले भी ट्रकों वालों ने किया था, फिर उसी के तर्ज पे भारत में किसानों ने किया था, अब उसी तरह के वहाँ पे भी कर रहे हैं। और इसी तरह की तैयारी इस फिर से किसान आंदोलनकारी जो है कर रहे हैं दिल्ली को घेरने की, दिल्ली में ट्रैक्टर लाने की। और जो एक कह सकते हो कि उसको शर्मनाक घटना ही कहेंगे, दिल्ली में जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पे जो किया गया, जिस तरह की हिंसक घटनाएं की गई, जिस तरह से लाल किले पर जो है हमारे तिरंगा को हटा के एक खालिस्तानी मूवमेंट का झंडा लगाया गया, ये सारी चीज़ें बहुत दुखद हुई हैं, उसको भारत ने देखा है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें पूरे किसान शामिल थे, लेकिन हाँ जब कोई आंदोलन होता है ना तो उसमें कई सारे लोग अपनी रोटियां सेक लेते हैं, तो वो देश विरोधी तत्व भी उसमें शामिल हो जाते हैं और इस तरह की चीज़ों को पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई सारे पॉलिटिकल्स भी शामिल हो जाते हैं और उसको बाद में देखा भी गया कि जब पंजाब में चुनाव हुआ या यूपी में चुनाव हुआ तो उसमें से यूपी वाले तो नहीं लेकिन पंजाब में और हरियाणा में कई सारे लोग जो है चुनाव में उतरे। ठीक है। तो पिछली बार का जो आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के तहत ढेर सारे जो लोग पार्टी जो अलग अलग संगठन है वो कर रहे थे, इस बार संयुक्त जो लोग इस तरह के आंदोलन या जिस तरह की चीज़ों में हैं उनको अलग करके अलग से एक आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा का ही एक नॉन पॉलिटिकल नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जो किसानों की मांगों को लेकर कुछ तरह की बात कर रहा है। ठीक है। तो और एक किसान मजदूर सम्मेलन करके है, वो भी इसमें यूनियन करके वो भी इसमें शामिल हो रहा है। तो ऐसे में है कि पिछली बार से ये कैसे अलग है, इसको अगर ज़रा समझें तो हम ये है कि पिछली बार जो आंदोलन था किसानों का, वो 3 किसान बिल थे उसके विरुद्ध में था, बाद में उसमें कुछ चीज़ें जुड़ी थी। ये बार इस बार वाला जो आंदोलन है वह किसानों की जो कह सकते हो कि जीविका है या जो उसका रोजगार है
उसको कैसे व्यवहार्य बनाया जाए, वाइबल बनाया जाए किसानों के जीवन को, ऐसे में लेकर एक दीर्घकालीन बड़े जो है मतलब कई सारे उसमें ग्रुप है मांगों में, जिसमें प्रमुख मांगे हैं एमएसपी को लीगल करना और स्वामीनाथन आयोग के जो सिफारिश है C+2 का, उसको C+50% का उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, आइए हम चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मामला है। परिचय की बात करें तो किसान का विरोध, किसानों का विरोध प्रदर्शन 2.0, ये 2.0 मतलब पीढ़ी बोला जाता है। पहले ये कंप्यूटर में ये चीज़ें चलती थी 1.0 2.0 यानी संस्करण। अब वो 2.0 इसका मतलब 1.0 भी रहेगा। तो जो पिछला किसान सम्मेलन विरोध प्रदर्शन था वो अब वो 1.0 हो गया है, ये दूसरी पीढ़ी का हो गया है। ठीक है, सेकेंड जनरेशन चल रहा है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान 13 फरवरी को दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं। क्योंकि अभी इन लोगों की बात चल रही थी, कल जो है वो बात पूरी तरह से नहीं हो पाई है, ऐसे में अब उन लोगों ने दिल्ली की तरफ आज कूच करने का जो है किया है। और पिछले विरोध प्रदर्शन जो किया गया था उसमें किसान कुछ कह रहे थे, इस बार किसान खेती की वित्तीय व्यवहार्यता यानी जो खेती है, कृषि है, वो जो है फाइनेंशियली जो है वाइबल हो जाए, यानी उसमें लाभ मिलने लगे। वो केवल एक ना जीविका सस्टेनेबल का मतलब जैसे नहीं होता कि ठीक है उसमें रहने वाला को किसी तरह से जीवित न किया जाए, उसमें लाभ भी मिले, ऐसी चीज़ों को उसको वित्तीय रूप से व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को कई उपायों की ये मांग कर रहे हैं। दूसरा, इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जो है संयुक्त किसान मोर्चा के एक टूटे हुए गुट और जो कहते हैं नॉन पॉलिटिकल नाम से है। संयुक्त किसान मोर्चा पिछली बार भी प्रदर्शन कर रहा था, उसी का एक गुट है जो नॉन पॉलिटिकल के नाम से, संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल के नाम से वो प्रदर्शन कर रहा है। और पिछले विरोध प्रदर्शन के प्रमुख किसान नेताओं को इससे बाहर कर दिया गया है, क्योंकि उनके बाद के आचरण ने लोगों को, यानी जो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को राजनीतिक रूप से घोषित करने का मौका दिया। जैसे आप अगर देखिए कोई सामाजिक आर्थिक आंदोलन चला रहे हैं और चलाने के दौरान आप बहुत सारे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता उसमें शामिल होते हैं, ये किसी से नहीं छुपा होता है। वो तो चलो ठीक है, आप अपने लोग अपनी भीड़ दिखाने के लिए, और ये जो सोशल मूवमेंट होता है उसका एक चरण होता है। लेकिन उसके बाद अगर आप किसी पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाते हैं तो फिर वो आंदोलन को जो सरकार होती है उसको एक एंटी गवर्नमेंट या जो है उसको पॉलिटिकल नाम दे दिया जाना आसान होता है। इसके बाद तो फिर उसको जो उसका जो एक नेचर होता है वो बदल जाता है। इसीलिए इस बार इन लोगों ने जो है इसको नॉन पॉलिटिकल नाम दिया है, और ऐसे नेता जो पहले किसी न किसी राजनीतिक दलों और इस तरह के उनका वोट मांग रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, इस तरह से कर रहे थे, उनको इन लोगों ने बाहर कर दिया है। ठीक है, यानी एक तरह से ए पॉलिटिकल इन नेचर, यानी गैर राजनीतिक इसका चरित्र को दिखावा देने का इसमें मांग की जा रही है। ठीक है, किसानों की प्रमुख मांग क्या है? देखिए, किसान की जो प्रमुख मांग है, जो पिछली बार का जो मांग था वो था कि 3 कृषि कानून लाए गए थे किसानों ने, सरकार ने लाया था, जिसमें जो किसान मार्केट है, खासतौर से आर्म प्रोड्यूस जो मंडियां हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट जो करके जो है मंडियां हैं, एक तरह से किसानों के लिए जो मंडियां है कि किसान अपना कोई चीज़ मंडी में बेचता है, उससे ये होता है, वो लाया इसलिए गया था कि किसानों को जो है निजी क्षेत्र द्वारा जो है, चूंकि किसानों की क्षमता कम होती है बार्गेनिंग पावर, तो निजी क्षेत्र उसका शोषण न कर सके, इसलिए निर्धारित कर दिया गया था कि किसानों का कोई भी उपज निजी क्षेत्र जो है मंडी से ही खरीदेगा। लेकिन उसमें कई सारी चीज़ें थी, वो रुकावट थी। सरकार इसको लेकर थोड़ा लिबरलाइजेशन लाने की बात किया था और इसमें 3 कानून लाए थे जिसका विरोध कर रहे थे किसान, और बाद में सरकार ने उन कानूनों को वापस ले लिया। उसके बाद ही उसी दौरान जो है किसान आंदोलन ने जो है एक और मांग बढ़ा दी थी कि एमएसपी को लीगलाइज कर दिया जाए। ठीक है, तो वो मांग और कुछ और प्रमुख, तो मेन मांग वही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य को लीगलाइज किया जाए, उसको कानूनी जामा पहनाया जाए, साथ ही में जो एमएसपी तय किया जाए वो एमएस स्वामीनाथन आयोग जो किसान आयोग है, हालांकि इन्होंने किसान आयोग की रिपोर्टों को पूरी तरह से लागू करने की बात की जा रही है। जो किसान आयोग है उसकी रिपोर्ट को सरकार भी कहती है कि एमएस स्वामीनाथन के किसान आयोग को पिछली सरकार 6 साल रखे लिए हमने लागू किया। ये लोग कह रहे हैं कि एमएस स्वामीनाथन आयोग के किसान आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, और हम बताएंगे कि कहाँ पे कहाँ कमी है। अभी हम इसको समझाएंगे, जब डिटेल बताने लगेंगे तो हम जब एमएसपी बताने लगेंगे उसी दौरान आपको किसान वाले बात को समझाएंगे। ठीक है, तो इनकी मांग है कि किसान आयोग के जो है
यानी जो एम एस स्वामीनाथन आयोग बना था उसकी जो है रिपोर्ट को लागू किया जाए। और उसमें जो मेन इनकी मांग है कि जो एमएसपी तय किया जाए वो C2 प्लस 50% होना चाहिए। यानी जो कास्ट है अभी जो है उसमें ये है कि जो जमीनों का किराया है उसको भी कास्ट में जोड़ के, किसानों के कास्ट में जोड़ के उस पर प्लस 50% का प्रॉफिट देने की बात की जाए, ठीक है, और उसको लीगलाइज किया जाए, ये उनकी मेन मांग है। इसके साथ साथ किसान इस बार जो है खेती को, और खेती के साथ साथ खेती और उसके साथ साथ मजदूरी, खेत कृषक मजदूर, इन दोनों को लेकर जो खेती को सस्टेनेबल यानी उसकी फाइनेंशियली रूप से वाइबल हो, यानी खेती करना एक, जैसे अभी कहा जाता है ना, खेती करना एक घाटे का सौदा है, तो उसको ये खेती करने को एक जो है एक बेहतर सौदा बनाना चाहते हैं, एक बेहतर फायदेमंद सौदा बनाने चाहते हैं, इसलिए इसको और भी कई सारे मांग किए हैं। अगर उसमें देखें तो जैसे प्रमुख मांग क्या है, सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और कृषि पर एमएस स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करना है। ठीक, सरकार कहती है हम कर दिए हैं, ये कह रहे हैं कि लागू करो। दोनों में हम अभी अंतर को जब लास्ट में समझाने लगेंगे एमएसपी, उसी दौरान आपको समझाते हैं। ठीक, अन्य मांगे क्या है, किसानों और मजदूरों की पूर्ण कर्ज माफी, क्योंकि इसमें एक धड़ा जैसे किसान है, एक धड़ा मजदूरों का भी जो है, मजदूर किसान यूनियन का भी एक धड़ा इसमें शामिल है, और उन लोगों का कहना है कि किसान मजदूर की समस्या लगभग एक जैसी है और दोनों लोग आपस में जुड़ रहे हैं इस चीज को लेने को लेकर। ठीक है, अच्छा चलो पहले मांग के पहले बता ही देते हैं जो सोशल मूवमेंट है। अगर आप लोग सोशियोलॉजी की बुक अपने एनसीईआरटी क्लास 12th या 11th की पढ़ेंगे तो उसमें जो सोशल मूवमेंट चलाया जाता है ना, उसमें कई चरण होते हैं, कुछ मांगते जाओ फिर आगे बढ़ो, एक बार में पूरी मांग रखी जाती है, जो मिल जाए फिर पीछे हटो फिर आगे बढ़ो, और साथ ही साथ उसमें अपने जैसे मांग, जैसे अगर ये मांग किससे कर रहे हैं, सरकार से कर रहे हैं, तो इनको अपने मांग के साथ अपनी मांग का दायरा ऐसा बढ़ाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ते जाएं। जैसे गांधी जी आंदोलन चला रहे थे तो आप देखिए जब वो स्वदेशी आंदोलन चला रहे थे या जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे, तो उसमें देखेंगे कई सारे ऐसे आंदोलन चला रहे थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध भी थे और आम लोगों को भी उसमें जुड़ाव थे, जैसे शराबबंदी है या इस तरह की अस्पृश्यता है। इस तरह के आंदोलन क्या करते हैं कि ज़्यादातर लोगों को जुड़ते हैं। तो किसान आंदोलन अपने किसान मांगों के साथ 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 में और ज़्यादा अपनी संख्या बढ़ाने को लेकर, या संख्या ज़्यादा जितनी रहेगी सरकार पे उतना दबाव बनेगा, और उसको लेकर अपनी जो है मांगों के दायरा को इन्होंने बढ़ाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ा जा सके। ठीक है, तो किसान और मजदूरों की पूर्ण कर्ज माफी करना है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का कार्यान्वयन जो कि हो ही रहा है। इसमें यह कह रहे हैं कि अधिग्रहण से पहले किसानों से लिखित सहमति ली जाए और कलेक्टर दर के 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान हो। ठीक है, ये तो उसमें कहा ही गया है, इसको कह रहे हैं इसको पूरी तरह से लागू किया जाए। अक्टूबर 2021 में जो लखीमपुर खीरी हत्याकांड थे उनके अपराधियों को सजा दिया जाए। अब ये ऐसी मांग है यार, आप देखो ये सजा देने का काम सरकार का नहीं होता, सजा देने का मांग कोर्ट का होता है, फिर भी आप उन्होंने रखा है तो हम इसको बता रहे हैं। अगला है भारत को विश्व व्यापार संगठन WTO से हट जाना चाहिए और सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगा देनी चाहिए, ये इनकी मांग है। अब आप कहेंगे कि सर किसानों का विश्व व्यापार से क्या मांग लेना देना है लेना, क्योंकि जो विश्व व्यापार संगठन में जो है उसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेकर है कि विकासशील देशों पर यह है कि वो अपने यहाँ जो किसानों को खरीद करते हैं, यानी पब्लिक प्रोक्योरमेंट होता है, जो सरकारी खरीद होती है, यानी MSP जो हमारे यहाँ MSP है वो एक तरह से सरकारी खरीद प्रणाली है, उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसके तहत सब्सिडी देकर सरकार जो है मार्केट प्राइस को डिस्टॉर्ट करती है, यानी गड़बड़ करती है। ठीक है, इसको लेकर बड़ा विरोध चलता रहा, भारत का मेन विरोध रहा है, भारत और उसके साथ के G77 देशों द्वारा। बाद में 2013 में ये मामला आया था, एक शॉर्ट टर्म मेजर किया गया था कि जो है एक क्लॉज फूड सिक्योरिटी का हवाला देते हुए के आधार पे जो है सरकारें जो है इसका जो है अपनी खाद्य सब्सिडी को बढ़ा सकती हैं। ठीक है, इसीलिए देखिए सितंबर 2013 में ये चीज़ें हुई थी। मैं बार बार आप लोगों को पढ़ाता हूँ कि जून में ही जो है सरकार ने, UPA सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाके अपने 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा देने की वादा किया था 321 रुपए पर, और वर्तमान सरकार उसी को चलाती रही और अब तो उसको फ्री कर दिया है। और बार बार जैसे जब होता है ना कि एक तरफ भारत 5वीं महाशक्ति है, हम इतना तेजी से बढ़ रहे हैं, दूसरे तरफ लोग विरोधी पक्ष जबकि जान वो भी रहे हैं, उन्होंने ही लाया था, उनको पीछे के कारण उनको पता है कि ये 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाना नहीं है,
खाना खिलाने के लिए तो 2, 5, 10 करोड़ 20 करोड़ जो गरीब हैं उनको है, और लेकिन 80 करोड़ जनसंख्या को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके आधार पे हम अपने जो WTO से का जो क्लॉज है अपने खाद्य सुरक्षा को उसको बचा सकें, अपने MSP को बचा सकें, ताकि हमारे किसानों की जो है आय सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो ये किसान भी जानते हैं, तो कहते हैं कि WTO से बाहर हट जाओ और सभी तरह के, WTO तो छोड़ो, और भी जितने तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हो उससे भी आप बाहर हट जाओ। अब देखिए ये चीजें ऐसी है, आप मांग तो है, लेकिन इसके जब क्या होता है कि हम कभी मांग कर रहे होते हैं जो तो मांग हमारा कुछ ऐसा हो जाता है ना कि जो हमें लगता है तुरंत फायदे होना, लेकिन अंततः जो है वो बहुत बड़े चीज़ों को नुकसान कर देता है। अगर कोई मूवी किसी ने देखा होगा गॉड टू सी ग्रेट हो, तो उसमें एक व्यक्ति रहता है, वो उसको भगवान कहते लो चलो तुम ही भगवान बन जाओ, जाओ जो मांगे। वो कहा कि भगवान आप जो मांगते लोग दे क्यों नहीं देते हो? तो कहते हैं कि लो तुम ही भगवान बन जाओ। और फिर वो जो मांगता है कहता है सबको मिल जाए, और देखता है कि पूरी दुनिया जो है तबाह हो जाती है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो है यूनिडायरेक्शन सोचा जा रहा है एक तरीके से कि WTO के नुकसान फायदे, मतलब नुकसान की कम कि किसानों को, लेकिन WTO के जो होने वाले सर्विस इंडस्ट्री पे या जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो व्यापार और निवेश आदि पे जो फायदे हो रहे हैं उसको ये ध्यान नहीं दे रहे हैं या उसको देना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो उनके दायरे में, उनका कहना है भाई हम सिर्फ मांग कर रहे हैं, तो उनकी जो मांग है वो ये है। दूसरा है किसानों और मजदूर, खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन की जो 60-65 साल की अवस्था बढ़ जाए तो उनको पेंशन दिया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि 10,000 रुपये महीना दिया जाए। ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है, जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है, यहाँ तक कि निजी क्षेत्र जो EPFO से रजिस्टर्ड है उनमें कुछ न कुछ पेंशन होता है। जो रोजगार प्रदाता है वो भी अंशदान करता है और बाद में रिटायरमेंट के बाद वो उनको पेंशन के रूप में मिलता है। तो इसी तरह की मांग कह रहे हैं कि खेतिहर मजदूरों के लिए, किसान और खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए। ठीक है, और दिल्ली विरोध प्रदर्शन के दौरान जो किसानों की उस समय जान गई थी उनको मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के लोगों को नौकरी दिया जाए। बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। अब ये जो होगा उसको मनरेगा के तहत प्रतिवर्ष 200 रुपए 200 दिनों का रोजगार दिया जाए और 700 रुपए की दैनिक मजदूरी दी जाए। अब देखिए, जब आप एक से अलग अपनी मांगों को बल देने के लिए, अपने पीछे संख्या बल के लिए एक से अधिक मांगों को क्लब करते हैं तो कई बार मांग कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है। अब देखिए, अगर ये 100 की जगह 200 दिन रोजगार देंगे और मजदूरी 700 रुपए कर देंगे तो 300 ही दिन लगभग, भाई 365 दिन में लगभग 300 दिन लोग काम करते हैं और 200 दिन उनको 700 रुपए की अगर मजदूरी मिलती रहेगी मजदूरों को, तो ये मजदूरों के लिए तो हित में है, लेकिन सोचिए उन किसानों को और ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि अब फिर क्या होगा कि उससे ज्यादा उनको लेबर कॉस्ट आने लगेगा और अंततः जो है कहीं ना कहीं भले ये मजदूरों के लिए, रोजगार के लिए ठीक हो, लेकिन किसानों की खेती को नुकसान पहुंचाने लगेगा, उनका खर्चा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी हम विकासशील देश हैं, हम भले देश की दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए हैं, लेकिन अभी हम विकसित देश नहीं हैं। अभी हमारा प्रति व्यक्ति आय के रूप में जो हमारी जो है वो $2,500-2,400 के आसपास है। ऐसे में हमारे पास परचेसिंग पावर नहीं है कि हम बहुत महंगे जो है अनाज खरीद सके। ठीक है, अगर आप देखा जाए, अगर हमारा जो 1 किलो गेहूं यहाँ 25 या आटा 30 रुपए में यहाँ मिलता है, उसको भी कई बार किसानों को खरीदना, ज्यादातर लोगों को खरीदना मुश्किल हो जाता है। महंगे बड़े जो है विकसित देशों में यही आप देखोगे तो ये 200-250 रुपए 300 रुपए किलो तक आपको मिलेगा। अगर वहां की करेंसी को रुपए में बदलोगे तो उनकी परचेसिंग पावर ज्यादा है तो वो खरीद लेते हैं, यहाँ पे संभव नहीं होगा। तो इसलिए इस तरह की मांगे जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन अब वो कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं आपको। और क्या कह रहे हैं, नकली बीज, कीटनाशक, उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त दंड और जुर्माना और बीज की गुणवत्ता में सुधार किया जाए, इसमें कोई शक नहीं है, ये किया भी जाना चाहिए, तो सरकार का वैसे भी उद्देश्य है। मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग बने, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप कर सकते हैं। जल, जंगल और जमीन पर मूल वासियों का अधिकार सुनिश्चित करो, सरकार इसके लेकर कर ही चुकी है। पिछली यूपीए सरकार ने ही जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत ये चीज कर ही दिया है कि जल और जंगल और जमीन जो है इस पे जो है मूल निवासी जो ट्राइब्स हैं है ना, उनको अधिकार दिया जाए, और ये पहले से चला आ रहा है। तो ये कुछ उनकी प्रमुख मांगे हैं, इनको समझना है। सरकार ने अब तक क्या प्रतिक्रिया दी है, जैसे आप मांग ही देख रहे हैं, कई बार कॉन्ट्रडिक्टरी मांग है। जैसे कि एक कहावत है कि एक व्यक्ति के 2 बेटियां थी,
एक किसान के घर शादी हुई, एक की शादी जो है कुम्हार के घर हुई। अब वो पिता से दोनों कह रही हैं, आई हुई थी, दोनों कह रही हैं कि पिताजी मनवाइए भगवान से कि वर्षा हो जाए, और कुम्हार की जो जिसकी शादी कुम्हार के घर हुई है वो कह रही है कि पिताजी भगवान से मनाइए कि वर्षा न हो। तो सरकारों के सामने अगर ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी मांग होंगी तो वो क्या करेंगे। लेकिन कई चीज़ों पे सरकार जो है सहमत हो रही है, कुछ मांगों पर बात हुई भी है, लेकिन चूंकि जो प्रमुख मांग है एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना और C2+ लेना, वो थोड़ा मुश्किल पैदा हो रहा है। बाकी चीज़ों को जो उसमें काम भर की चीज़ें हैं उसको वो सरकार कर सकती है, वो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसको वो हमारे लिए थोड़ा सा वो दीर्घकालीन है और उसका नुकसान हमें मतलब सरकार की क्षमता में भी तो होनी चाहिए। देखिए, लेकिन वो चीज़ें ऐसी है, मांग कर रहे हैं किसान, बातचीत कोई खास हो नहीं पाई है, बढ़ नहीं पाया है। हालांकि प्रयास खूब किया गया है चंडीगढ़ में, अब वो उन्होंने आने के लिए कोशिश किया है, तो सरकार ने भी उस तरह से रक्षक न हो सके पिछले बार जिस तरह से अक्टूबर 2021 में हुआ था, अरे सॉरी जनवरी में 2021 में हुआ था, उस तरह की चीज़ें बचने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कदम भी उठाया है। और ये भी है, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा क्या होती है। आप लोग बेसिक ये है कि जैसे सर्कस में कोई खेल दिखाने वाला होता है, तो जब वो ऊपर कलाबाजियां कर रहे होते हैं तो नीचे एक जाल बिछा दिया जाता है जिसे सेफ्टी नेट बोलते हैं। जब वो जाल बिछा रहता है तो ऊपर वाला निश्चिंत होकर जो है अपनी कलाबाजियां करता है कि अगर वो गिरेगा तो उसकी जान बच जाएगी। उसी तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ किसानों को, जैसे किसान हैं वो कोई चीज़ पैदा कर रहे हैं, हमारी खेती जो है, स्वामीनाथन आयोग ने ही कहा है, नॉर्मल आदमी कहते हैं कि हमारी खेती मानसून का जुआ है, स्वामीनाथन सर ने कहा कि हमारी खेती मानसून और बाजार दोनों का जुआ है। तो इन दोनों चीज़ों से बचाने को लेकर सरकार को जो है सेफ्टी नेट बिछाना पड़ता है किसानों को, ताकि किसान प्रचुर मात्रा में उत्पादन भी कर सके और उनकी आय का भी सुरक्षा किया जा सके। इसको लेकर जो है सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है कि जब कोई किसान कोई उपज उत्पादन करेगा वो मार्केट में बेचेगा, लेकिन अगर उसका जो एक सरकार द्वारा तय कीमत से कम कीमत पे बिक रहा है तो सरकार की एजेंसियां उस तय कीमत पे, चाहे ज्यादा बिक रहा है चाहे कम बिक रहा है, आप चाहो तो अपना उपज बेचोगे और सरकार उसको लेती है। ठीक है, अमूमन क्या होता है, जब रेट ज्यादा मिलता है तो जो है सरकारें जो है उनको खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, और सरकारें खरीदती भी हैं क्योंकि उनको जो है जरूरत है अपना क्या, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, खाद्य सुरक्षा के, याद रखिएगा खाद्य सुरक्षा के ही आधार पे सरकार अपने एमएसपी को जारी रख पा रही है, तो उसको लेकर चीजें चलती रहती है। और इसकी घोषणा फसल के पहले ही CACP एक होती है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, उसके सुझाव पे सरकार द्वारा दोनों जो रबी और उसके फसल के पहले जारी की जाती है। और जैसा कि सरकार, मैंने अभी बताया था कि किसान आयोग की सरकार कहा है कि वो लागू कर दिया है और किसान कर रहे हैं उसको लागू करो, तो किसान आयोग ने बहुत सारे सुझाव दिए थे, ढेर सारे सुझाव दिए थे। मैं इसको जब स्वामीनाथन सर का जो डेथ हुआ था उसके एक दिन बाद भी मैंने पढ़ाया था, और जब भी उनको भारत रत्न मिला था तब भी मैंने पढ़ाया था। और उसमें जो MS स्वामीनाथन का ही वो लिखा हुआ आर्टिकल है भारत की किसी और उसको लेकर कि कैसे सदाबहार क्रांति और उस तरह की चीजें हैं, और भारत सरकार उसके कई सारे प्रावधानों को लेकर चल रही है। समस्या जहां पे है जो वो है कि जो MSP है, MSP को लेकर जो किसान आयोग ने कहा था, यानी MS स्वामीनाथन आयोग ने कहा था कि वह जो है जो किसानों की लागत है उसका 50%, तो सरकार लागत का 50% देने की वादा करती है, लेकिन उसमें जो लागत बताया गया था वो C2 बताया गया था। उसके पहले जो है किसानों में C2 क्या होता है, मतलब सारे कास्ट में, उसमें जो आपका लेबर है, जो घरेलू लेबर है, जो बिजली का है, सिंचाई का है, सारे खर्चे। साथ ही में किसान आयोग ने बताया था कि एक भूमि का जो किराया होता है, क्योंकि जब भी कोई रोजगार करता है तो जो वो किराया देता है वो उसके कास्ट में शामिल होता है, तो किसानों के भी कास्ट में भूमि का किराया शामिल होता है। भले लोग अपनी भूमि पर खेती कर रहे हो तो भी, तो अगर वो दूसरे को देते तो वो किराया मिलता, इसको भी शामिल करना चाहिए। तो उसको छोड़ के बाकी सरकार जो और मूल्य आता है उसका 50% से ज्यादा ही ज्यादातर फसलों को दे रही है। इनकी मांग है कि पहली बात तो MSP में सभी फसलें लाई जाए, ठीक। दूसरी बात यह है कि जो सरकार है वह C2+ जो है 50% को फॉलो करे। देखिए, किसान आयोग की जो MSP के C2+ 50% को छोड़कर बाकी सरकार ने किसान आयोग के ज्यादातर फैसले को लागू कर दिया है। जैसे उसमें जो नेचुरल फार्मिंग हो या जो है
पर ड्रॉप मोर क्रॉप की व्यवस्था हो, या जो है प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना हो, या मिलेट हो, जैसा कि मैंने जो है स्वामीनाथन सर के जो उनका आर्टिकल है खुद ही उसमें वो सारी चीजें उन्होंने बताया है कि किस आधार पे भारत की कृषि को सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। ठीक है, दलहन तिलहन और इस सारी चीजों पर उन्होंने बल दिया है। तो यहाँ पे मांग है कि ये लोग किसान आयोग की मांग कर तो रहे हैं, लेकिन मेन उसमें है कि जो C2+ जो है 50% दिया जाए। अब किस सरकार को एक दिक्कत है कि एक तो किराया दिल्ली के आसपास NCR के जो खेत का, छत्तीसगढ़ और जो है झारखंड और उड़ीसा के खेत का अलग अलग होगा, तो ऐसे में किराए को कैसे काउंटर किया जाए। दूसरा, जो सरकार है उससे अगर इसको काउंट कर दिया जाए तो मूल्य बहुत बेतहाशा बढ़ जाएगा। अगर सरकार प्रोक्योरमेंट करती है तो उतने मूल्य पर वायबल नहीं होगा कि जो है अन्य निजी क्षेत्र खरीद सके, और अगर सरकार इसको MSP पे खरीदने की कर देती है तो सरकार का एक्सचेकर पे बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा, और उससे जो है कहीं न कहीं जो फिस्कल जो है स्थिति गड़बड़ हो सकती है। देखिए, इसको लेके जो मामला है, जो किसानों की समस्या है, अगर आप देखें तो ये केवल देखा जाए, जो आप विरोध प्रदर्शन करने वालों देख रहे होंगे कि मेनली ये जो किसानों की समस्या दिखाई देती है वो पंजाब में दिखाई देती है, या कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत, ठीक है, हरियाणा के भी रहते हैं लेकिन कम रहते हैं। उसके पीछे एक वजह जो साफ साफ है कि हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में NCR के आसपास होने के साथ ही जो है वहाँ पे किसान की खेती जो प्रमुख इनके लिए भी है, लेकिन उसके साथ वहाँ पे और सर्विस इंडस्ट्री या इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग का कुछ विकल्प है, जिससे एडिशनल लेबर जो है वहाँ पे काम कर लेता है। तो खेती और उसके साथ उस तरह का विद्रोह नहीं, उस तरह का जो है वो नहीं है। जबकि किसान, पंजाब के किसान में, पंजाब में पूरी तरह से खेती पर निर्भर है, और बाहर जो जाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन पंजाब में हरियाणा की तरह या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोएडा आसपास की तरह जो है उस तरह से सर्विस इंडस्ट्री या अन्य इंडस्ट्री का विकास न होने के कारण एडिशनल लेबर जो किसानी है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। देखिए, कुछ लोग सुझाव देते हैं कि अगर किसानी खेती को लाभप्रद या वाइबल बनाना है तो या तो 50% लोग खेती करना छोड़ दें, या 50% लोग खेती से बाहर दूसरे रोजगार में चले। सरकार उस दिशा में लगातार जो एग्रो फॉरेस्ट जो है एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और इस तरह से चीजें, मैन्युफैक्चरिंग को ला रही है, इस तरह की चीजें कर रही है ताकि खेती से जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको बाहर निकाला जा सके, और ये धीरे धीरे ही होगा। और सरकार खेती को लाभप्रद बनाने को लेकर भी लगातार प्रयास है, लेकिन सरकार को सबको देखना पड़ता है, सारे वर्गों को, कि अगर आप ऐसा कर दोगे तो इसका जो गरीब वर्ग है, जिनकी परचेसिंग पावर कम है, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रोजगार के अन्य क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सारे पहलुओं को देखते हुए, रोजगार निवेश को देखते हुए काम करना पड़ता है। और ये बात मैं लास्ट में स्वामीनाथन आयोग की एक जो उनका रिकमेंडेशन है कि किसानों को त्वरित मांग की बजाय दीर्घकालीन हितों पर ध्यान देना चाहिए, उसको लेकर सरकार भी चल तो रही है, लेकिन अभी शायद किसानों को उस तरह से समझा नहीं पा रही है, और किसान भी उस तरह से समझना नहीं चाह रहे हैं। इसमें आप इसीलिए देखिएगा बार बार किसानों का आंदोलन में पंजाब, जबकि पंजाब, क्योंकि पंजाब पूरी तरह से खेती पर निर्भर है, और अब वहां पे जैसे खेती की एक लिमिट होती है ना, उसके बाद वहां पे हरित क्रांति की समस्याएं दिखने लगी हैं। वहां पे जरूरत है कि कृषि से इतर भी रोजगार के अवसर जनरेट किए जाएं, जैसे कि हरियाणा में किए गए हैं, जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। अगर ये किया जाए तो निश्चित रूप से जो वहां से एडिशनल लोग हैं वो खेती से अपने आप बाहर निकल जाएंगे, स्वेच्छा से बाहर निकल जाएंगे। तो जो कम लोग बचेंगे तो जो उनसे आय होगी, जैसे अभी एक खेत पे 10 लोग निर्भर हैं और मान लिया 10,000 आय होता है तो 1,000 हुआ, लेकिन अगर उस पे 5 लोग होंगे तो 2,000 हो गया। तो अपने आप ही जो उस पे निर्भर लोग हैं उनकी आय बढ़ जाएगी और एडिशनल आय भी जाने लगेगी, तो कुल मिला के वहां पे ये समस्याएं दूर होने लगेगी। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य अंतर को पाटने के लिए महिला स्वास्थ्य के लिए वैश्विक गठबंधन। देखिए, ये गठबंधन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा किया गया है, और ये महिलाओं को स्वास्थ्य में कैसे जो अंतर है, यानी जो पुरुषों तक स्वास्थ्य की पहुंच है और जो महिलाओं तक स्वास्थ्य की पहुंच है, उसको पाटने का प्रयास करता है। क्योंकि इसके कारण ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है महिलाओं का तो जो उनके जीवन और उनके उसका नुकसान होता ही है, आर्थिक दृष्टि से भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कहती है कि ये जो है उचित नहीं है। क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और एक मैकेंसी इंटरनेशनल की एक अध्ययन आया है कि अगर 2040 तक महिलाओं का जो स्वास्थ्य को लेकर अंतर है, इसको अगर पूरा इसको पाट दिया जाए तो कम से कम 2040 तक $1 ट्रिलियन का जो है एडिशनल वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीजें जुड़ेंगी। ठीक है, तो आइए चलिए इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये।
देखिए, वैश्विक आर्थिक मंच और मैकेंजी हेल्थ इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक लैंगिक स्वास्थ्य अंतर को पाटने से 2040 तक वैश्विक आर्थिक लाभ में $1 ट्रिलियन, ट्रिलियन माने 1000 अरब डॉलर, यानी कि आप इसको कह सकते हो कि 1000 लाख करोड़। ठीक है, तो इसका पूरा ये हुआ, इतना जो है हो सकता है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अपने जीवन का अधिक हिस्सा खराब स्वास्थ्य में बिताती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हर साल जीवन के 75 मिलियन वर्ष नष्ट हो जाते हैं। यानी प्रति महिला प्रति वर्ष 7 दिनों के बराबर, यानी हर महिला का 7 दिन के बराबर पुरुषों के तुलना में वो स्वास्थ्य में ज्यादा नुकसान, उसका जो 7 दिन जो है नुकसान हो जाता है उसके स्वास्थ्य तक पहुंच होने के न कारण। इसमें कई सारी कुछ सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भी हैं और कुछ महिलाओं की जो है विशेष चुनौतियां होती हैं, उन सब चीजों के कारण हो सकता है। ये रिपोर्ट बताती है, जैसे ये डब्ल्यू इकोनॉमिक फोरम जो है इस स्वास्थ्य के अंतर को कम करने के लिए जो है महिला स्वास्थ्य के लिए वैश्विक गठबंधन लाया है। और इसका जो वह है जवाब, जो चुनौतियां हैं उसमें इसका लक्ष्य न केवल करोड़ों व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाना है, बल्कि समग्र रूप से समाज और अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंचाना है। इसको लेकर इस रिपोर्ट में जो अभी कल प्रकाश रिपोर्ट किया जो एक लेख है, उसमें दो तीन प्रमुख जो है मुद्दे बताए गए हैं। जैसे कि एक सर्वाइकल कैंसर होता है जो महिलाओं में कैंसर का एक प्रमुख वो है, जिससे लगभग वैश्विक स्तर पे 3,42,000 महिलाएं को हर साल जान चली जाती है। और ये एक वायरस होता है, एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड वायरस, जिसके बार बार संक्रमण से HPV वायरस होता है, जिसके कारण ये होने की संभावना रहती है। और इसका WHO ने बताया है कि सिर्फ इसके एक टीका भी अगर 9 से 14 साल की बच्चियों को लग जाता है तो हम साल में अपने दुनिया में लग जाए, एक डोज लगे तो बहुत अच्छी, लेकिन केवल एक डोज भी लगा दे तो हम लगभग 3.5 लाख महिलाओं का जान हर साल बचा सकते हैं। ये कुछ इसी तरह की बात कह रही है। ये देखिए 2020 में इससे सर्वाइकल कैंसर से 3,42,000 मौतें हुई हैं और ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या HPV वायरस कहते हैं, जिसके लेकर जो है ये चल रही है। और आपको पता होगा भारत ने भी एक सर्वैक्सीन या सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन बनाई है अपनी स्थानीय, और बजट में भी सरकार ने कहा है कि वो बच्चियों को जो है उस एज की बच्चियों को कम से कम एक डोज जो है वैक्सीन देने की बात की गई है। तो इससे काफी लगभग 3.5 लाख महिलाओं को इस छोटे से प्रयोग से जान बचाई जा सकती है। इसी तरह से जो परिवार नियोजन के अभी तक समाधान है ज्यादातर विकासशील देशों में, महिलाएं जो है साल भर के अंदर 40% महिलाएं छोड़ देती हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं उनका जो है स्वास्थ्य की चुनौती आती है। ऐसे में कुछ ऐसा विकल्प बनाया जाए जो व्यक्तिगत रूप से जो है इनके द्वारा अपनाया जा सके और उससे लाभ पहुंच सके। तो रिपोर्ट में यह बताया है कि अगर हम महिलाओं के स्वास्थ्य में कुछ नवाचार अपनाते हैं तो उससे महिलाओं को तो लाभ मिलता ही मिलता है, उसका लाभ समाज को भी मिलता है, क्योंकि जहां महिलाएं स्वस्थ होती हैं, देखिए ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अनुमान है कि महिलाओं के स्वास्थ्य में अगर हम $1 का निवेश करते हैं तो इसका रिटर्न समाज को $3 के रूप में लाभ के रूप में मिलता है। और यह न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य में निवेश है, यह समाज के लिए भी एक बहुत ही स्मार्ट निवेश होगा, क्योंकि जब महिलाएं स्वस्थ होती हैं तो समाज स्वस्थ होता है। ये सारी चीजें हैं, इसको लेकर ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा और भारत सरकार के सहयोग से जो है एक वैश्विक स्वास्थ्य गठबंधन का जो है शुरुआत किया गया है। वो महिलाओं के जो स्वास्थ्य अंतर है उसको दूर करने के लेकर प्रयास है। ठीक है, तीसरी रिपोर्ट है जो थोड़ा सा देख लेते हैं। UPI को श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च किया गया है, कल ही लॉन्च किया गया है हमारे UPI को, जो कि हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अंग है। और इसको लेकर कुछ फायदे होने हैं तभी ये लॉन्च किया गया है। और देखा जाए तो लोग कहते हैं कि खासतौर से पाकिस्तान के लोग या चाइना के लोग या जो इस तरह के, कि ये भारत के प्रभुत्व को बढ़ावा देने का, आर्थिक प्रभुत्व को बढ़ावा देने का जो UPI है या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भारत के आर्थिक प्रभुत्व को बढ़ावा देने का एक तरीका है, एक डिप्लोमेसी, आर्थिक डिप्लोमेसी का एक टूल्स है। तो आइए इसको जरा हम समझ लेते हैं क्या मामला है। भारत ने सोमवार 12 फरवरी को श्रीलंका और मॉरिशस में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम लॉन्च किया है। इस स्ट्रेटेजिक पहल के हिस्से के रूप में मॉरिशस में रुपे डेबिट कार्ड का भी सेवाएं शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा इसके लॉन्च पे कि हिंद महासागर के 3 दोस्तों भारत, मॉरिशस और श्रीलंका के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। और इसमें कहा कि इससे हमारा जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कनेक्टिविटी है, इससे न केवल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट आसान होगा बल्कि क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी भी मजबूत होती है।
इसमें क्या होगा कि भारत का यूपीआई भारत के साथ साझेदारों को एकजुट करने की में एक नई भूमिका निभा रहा है। कैसे? देखिए, अभी क्या है कि हम श्रीलंका में, भारतीय बहुत सारे श्रीलंका में जाते हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं, या तो श्रीलंका का पैसा खरीदते हैं, या ऑनलाइन अगर पेमेंट व्यापार होता है तो वो किसके, स्विफ्ट के तहत होता है। और स्विफ्ट के तहत जो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है पश्चिमी देशों के, उसमें काफ़ी खर्चा आता है। तो सरकार का पहल है, भारत सरकार की पहल है कि कैसे इसको, इस चीज़ों से बचा जा सके। जैसे रुपे जब कार्ड आया था तो ये लगा था कि यार पहले हम मास्टर और वीजा जो करते थे, रुपे कार्ड आया था तो लोग मजाक उड़ाते थे। आज 50 करोड़ से ज़्यादा भारत में रुपे कार्ड लोग चला रहे हैं, और भारत ने मॉरिशस और अन्य देशों में भी अपने रुपे डेबिट कार्ड को लॉन्च करना शुरू कर दिया। तो इससे देखिए लाभ होगा। अगर देखें तो मॉरिशस की यात्रा करने वाले भारतीय यानी श्रीलंका और मार्को, साथ साथ भारत की यात्रा करने वाले मॉरिशस के नागरिकों को यूपीआई निपटान सेवाओं की उपलब्धता को सक्षम होगा। इससे जो अगर कोई भारतीय श्रीलंका या मॉरिशस में जाएंगे तो वो अपने वहाँ पे यूपीआई से ही पेमेंट आसानी से कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, उन देशों में उनको जाके वहाँ के कन्वर्टन करना, उसका जो है एजेंट को देना, इस तरह की चीज़ों से बच जाएंगे। और उसी तरह से जब श्रीलंका या मॉरिशस के लोग भारत में आएंगे तो उनको ये लाभ होगा। और साथ ही में जो व्यापार होगा उसमें अगर ये चीज़ें शुरू हो जाएं तो हम बहुत बड़ा जो है पैसा जो कमीशन के रूप में पश्चिमी देशों की संस्थाओं को देते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनों को, उससे बचा जा सकता है। और जो भारत का सपना है कि रुपये और उसमें जो है व्यापार करने का, इसे आसान बनाया जा सकता है। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि ये दुनिया में अपने जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रसार है। क्योंकि अभी देखिएगा कि हमने जो है एफिल टावर से यूपीआई का पेमेंट, अभी एफिल टावर का टिकट भारतीय जो है यूपीआई से खरीद सकते हैं। इसी तरह की बात हमने सिंगापुर, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात में भी अपने यूपीआई सिस्टम को हमने चालू कर दिया है। ठीक है, चलिए आज इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। नमस्कार।